हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपने स्टोरी के पिछले भागों को नहीं पढ़ा तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आप वहां जाकर सभी भाग पढ़ सकते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। साथ ही स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि कैसे अभिमन्यु रीत को परेशान करने के लिए घर के सभी सर्वेंट्स को छुट्टी देता है। अब आगे अभिमन्यु जैसे ही निकलता है उसे रास्ते में तेजस का कॉल आता है। अभिमन्यु गाड़ी एक साइड रोककर कॉल पिक करता है। तेजस, ओ भाई कहाँ है तू? अभिमन्यु, ऑफिस ही आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। तेजस, तू ऑफिस क्यों आ रहा है? तू भूल गया क्या, आज घर पर पूजा है? तेजस की बात सुनते ही अभिमन्यु को तुरंत याद आता है कि आज तो माँ ने घर पर पूजा रखी थी। तेजस, हेलो, तू सुन रहा है? अभिमन्यु, बहरा नहीं हूँ जो तू इतनी ज़ोर से चिल्ला रहा है। अब फ़ोन रख, आ रहा हूँ। अभिमन्यु गाड़ी घर की तरफ मोड़ देता है। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी रायचंद्र पैलेस के बाहर रुकती है। वो अंदर जाता है, तभी कौशल्या उसके पास आते हुए बोलती है, आ गए आप? अभिमन्यु उनके पैर छूकर गले लगता है। कौशल्या, हमेशा खुश रहिए। लेकिन ये क्या आप ऑफिस के कपड़ों में क्यों आए हैं? क्या आप भूल गए थे कि आज घर पर पूजा है? तभी तेजस बोलता है, यस मॉम, वो तो ऑफिस जा रहा था, मैंने उसे याद दिलाया कि आज घर में पूजा है। इतना बोलकर तेजस मुंह दबाकर हंसने लगता है। कौशल्या अभिमन्यु से, अभिमन्यु, हम क्या सुन रहे हैं? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जाइए, जाकर कपड़े चेंज करिए। अभिमन्यु कुछ बोलता उससे पहले ही कौशल्या वहां से चली जाती है। अभिमन्यु तेजस को खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था तो तेजस वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझता है। अभिमन्यु अपने रूम में जाता है और अपने कपड़े चेंज करके कुर्ता पजामा पहन नीचे आता है और आकर पूजा में बैठ जाता है। कुछ देर बाद पूजा खत्म हो जाती है। सभी लोग खाना खाते हैं। फिर अभिमन्यु अपने कपड़े चेंज करता है और तेजस के साथ ऑफिस चला जाता है। तेजस और अभिमन्यु दोनों अपनी कुछ मीटिंग्स अटेंड करके अभिमन्यु के केबिन में बैठकर किसी प्रोजेक्ट पर डिस्कशन कर रहे थे। तभी तेजस का असिस्टेंट रोहन वहां आता है और बोलता है, सर वो तेजस, ये क्या तरीका है रोहन? तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम यहाँ काम कर रहे हैं? तुम बिना नॉक किए कैसे अंदर आए? रोहन, सॉरी सर। रोहन वापस बाहर जाता है और डोर नॉक करता है। तेजस, कम इन। रोहन अंदर आता है। तेजस, बोलो, अब क्या काम था तुम्हें? रोहन, सर वो मिस्टर विशाल सिंघानिया आए हैं। तेजस, वो यहाँ क्यों आया है? क्या उसने अपॉइंटमेंट ली है? रोहन, नो सर। तेजस, उससे कहो पहले अपॉइंटमेंट ले। रोहन, सर मैंने बोला उनसे, लेकिन वो नहीं सुन रहे। तेजस आगे कुछ बोलता उससे पहले ही एक लंबा चौड़ा लड़का अंदर आता है। उसने ब्लैक कोट पैंट पहन रखा था। उसके शर्ट के आधे बटन खुले हुए थे। वो और कोई नहीं बल्कि विशाल सिंघानिया था। उसे ऐसे केबिन में आते देख अभिमन्यु को बहुत गुस्सा आता है। रोहन अभिमन्यु का गुस्सा देख समझ जाता है कि अब उसकी जॉब गई। वो जल्दी से बोलता है, सर आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते। सर प्लीज़ आप बाहर चलिए। विशाल गुस्से से बोलता है, 2 कौड़ी के असिस्टेंट, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुझे पता भी है तो किससे बात कर रहा है? विशाल सिंघानिया से। सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का एकलौता वारिस। मेरे और मेरे डैड के सामने लोग सर झुकाते हैं और तू ज़ुबान चला रहा है। तुझे पता भी है
तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। तेजस जब बात पढ़ते हुए देखता है तो रोहन से बोलता है, रोहन तुम जाओ यहाँ से, मिस्टर सिंघानिया हमारे मेहमान हैं। तब रोहन वहाँ से चला जाता है। विशाल, ये कैसा असिस्टेंट है आपका मिस्टर रायचंद। अगर अभी आपने उसे यहाँ से ना भेजा होता तो मैं उसे बताता कि विशाल सिंघानिया क्या चीज़ है। तेजस, काम की बात पर आते हैं, क्योंकि हमारे पास आपकी तरह फालतू समय नहीं है। तो बताइए आप यहाँ किस लिए आए हैं मिस्टर सिंघानिया। तेजस की बात पर विशाल को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा छुपाकर फेक स्माइल करते हुए बोलता है, अच्छा मजाक कर लेते हैं आप मिस्टर रायचंद। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ एक डील के सिलसिले में आया हूँ। तेजस, कैसी डील। विशाल, जो डील आप मिस्टर सक्सेना के साथ कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो डील आप मेरे साथ करें। अभिमन्यु, जो काफ़ी देर से शांत बैठकर सब देख रहा था, विशाल की बात सुनकर बोलता है, आपको ऐसा क्यों लगता है मिस्टर सिंघानिया कि वो कॉन्ट्रैक्ट हम आपके साथ करेंगे। विशाल, क्योंकि मुझे वो जगह पसंद आ गई है और ये बात तो सब जानते हैं कि विशाल सिंघानिया जिस चीज़ को पसंद कर लेता है वो उसकी होकर रहती है, फिर वो चीज़ चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल। इतना बोलकर वो टेढ़ी स्माइल करने लगता है। अभिमन्यु भी स्माइल करते हुए बोलता है, आपने तो काफ़ी बड़ी बड़ी गलतफहमियां पाल रखी हैं मिस्टर सिंघानिया, लेकिन हम आपकी गलतफहमी ज़रूर दूर करेंगे। आफ्टर ऑल हम तीनों एक ही कॉलेज से जो पढ़े हैं। सो मिस्टर सिंघानिया, अब हम आप जैसे घटिया इंसान के साथ कोई भी डील नहीं साइन करना चाहते। तो अब आप यहाँ से खुद जाएंगे कि मैं गार्ड्स को बुलाऊं। वैसे अच्छा तो नहीं लगेगा कि इतने बड़े बिजनेसमैन मिस्टर विशाल सिंघानिया को गार्ड्स धक्का देकर ऑफिस से बाहर निकालें। अभिमन्यु की बात पर विशाल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो उस समय कुछ नहीं बोलता, वहाँ से जाने लगता है। तभी अभिमन्यु बोलता है, और हाँ, अगली बार हमसे मिलने से पहले अपॉइंटमेंट ज़रूर लीजिएगा और मेरी कैबिन में आने से पहले परमिशन लेना मत भूलिएगा। आई होप इतने तो मैनर्स आते ही होंगे आपको। विशाल गुस्से से वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद तेजस बोलता है, भाई तुझे नहीं लगता कि वो हमसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहेगा। तो अभिमन्यु बोलता है, रायचंद और रजावत को हराना इतना आसान नहीं है। दोनों ऑफिस से निकल जाते हैं। तेजस घर चला जाता है और अभिमन्यु फार्म हाउस। विशाल, जो बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा था, वो इस समय काफ़ी गुस्से में था। तभी एक आदमी आता है जो दिखने में करीब 60 से 65 साल का लग रहा था। ब्लैक कोट पैंट, आँखों में गॉगल्स, हाथ में शराब लिए वो विशाल के पास आता है और गुस्से से बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो हुआ कि नहीं? विशाल, डैड, उसने डील करने से मना कर दिया। वो आदमी विशाल के डैड विक्रम सिंघानिया थे। विक्रम, उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरे बेटे को मना किया। विशाल, डोंट वरी डैड, मैं उन दोनों से बदला लेकर रहूँगा और उस अभिमन्यु के साथ तो मेरे कुछ पुराने हिसाब भी हैं। अब जब तक मैं उसे अपने पैरों में माफ़ी मांगते हुए नहीं देख लेता तब तक चैन से नहीं बैठूँगा। विक्रम, ये हुई ना बात। यही आँख तो मैं देखना चाहता था तुम्हारे अंदर मेरे बेटे। अभिमन्यु अपने फार्म हाउस आता है। वो अपनी टाई लूज करते हुए अंदर आता है और अपना कोट उतार कर अपने शर्ट की स्लीव्स ऊपर करते हुए सोफे पर बैठ जाता है और अपना सिर पीछे सोफे पर टिका कर बोलता है, एक ब्लैक कॉफ़ी लेकर आओ। इतना बोलकर वो उठकर अपने रूम में चला जाता है। रीत, जो किचन में काम कर रही थी, जब अभिमन्यु की आवाज़ सुनती है तो बाहर आकर देखती है
लेकिन उसे अभिमन्यु नहीं दिखता। तब वो वापस किचन में जाकर कॉफ़ी बनाने लगती है। उसे ध्यान ही नहीं रहता कि अभिमन्यु ने ब्लैक कॉफ़ी मांगी है। वो नॉर्मल कॉफ़ी बना कर ले जाती है, क्योंकि जिस अभिमन्यु को वो जानती थी वो तो नॉर्मल कॉफ़ी ही पीता था। लेकिन अब अभिमन्यु पहले जैसा कहाँ था। वो रूम में आती है तो रूम में कोई नहीं था। वो समझ जाती है कि अभिमन्यु रूम में है। वो कॉफ़ी टेबल पर रख कर जाने लगती है। तभी अभिमन्यु वॉशरूम से नहाकर बाहर आता है। उसने स्लेटी कलर की लोअर और टी शर्ट पहन रखी थी। उसकी नज़र जैसे ही टेबल पर रखे मग पर जाती है तो वह गुस्से से अपने की मुट्ठी बना लेता है और रीत से बोलता है, रुको। रीत उसकी आवाज़ सुनकर रुक जाती है और पलटकर उसे देखते हुए बोलती है, जी। अभिमन्यु गुस्से से उसके पास आते हुए बोलता है, ये क्या बना कर लाई हो। रीत ना समझी से बोलती है, कॉफ़ी। अभी आपने ही तो नीचे बोला था कि कॉफ़ी बना कर लाओ। अभिमन्यु, मैंने ब्लैक कॉफ़ी बोली थी। रीत, ब्लैक कॉफ़ी? आई एम सॉरी, मुझे लगा कि आपने सिर्फ कॉफ़ी बोली है, क्योंकि पहले आप ब्लैक कॉफ़ी नहीं पीते थे तो इसीलिए। रीत आगे कुछ बोलती उससे पहले ही अभिमन्यु उसका बाजू पकड़कर उसे दीवार से लगा देता है और गुस्से से बोलता है, मुझे पहले वाला अभिमन्यु समझने की भूल दोबारा मत करना। वो अभिमन्यु तभी मर गया था जब तुमने उसे पैसों के लिए छोड़ा था। रीत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अभिमन्यु बोलता है, ये मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने मत बहाओ और ये मत समझना कि इस मासूम चेहरे से मुझे वापस से फंसा लोगी, क्योंकि अब अभिमन्यु रजावत को तोड़ना इतना आसान नहीं है। रीत को काफ़ी दर्द हो रहा था। वो अभिमन्यु की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभिमन्यु की पकड़ इतनी मजबूत थी कि रीत चाह कर भी छूट नहीं पा रही थी। रीत, छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। अभिमन्यु, ओह, तो तुम्हें भी दर्द होता है। मुझे तो लगा कि तुम्हें बस दूसरों को दर्द देने में मज़ा आता है। वैसे ये तो बस शुरुआत है। अब तुम्हें पता चलेगा कि जिस इंसान को टूट कर प्यार करो और वही इंसान आप पर वार करे तो ज़ख्म कितना गहरा होता है। इतना बोलकर वो रीत को झटके से छोड़ देता है। रीत तुरंत वहाँ से किचन में भाग जाती है और वहीं ज़मीन पर बैठकर अपने चेहरे को अपने हाथों से छुपाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। वहीं अभिमन्यु का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। गुस्से में वो टेबल पर रखा मग उठाकर ज़ोर से ज़मीन पर फेंक देता है, जिससे मग कई टुकड़ों में टूटकर बिखर जाता है। ऐसा ही हाल कुछ उन दोनों के दिलों का भी था। एक दूसरे को इतने दर्द में देखकर उनके दिल भी कुछ इसी तरह कई टुकड़ों में टूटकर बिखरे हुए थे। जहाँ एक तरफ बेइंतहा प्यार था तो वहीं दूसरी तरफ बेइंतहा नफ़रत शुमार थी। देखते हैं, प्यार पर नफ़रत भारी पड़ती है या नफ़रत पर प्यार। रात गहरी होती जा रही थी। दोनों ही अपने दर्द को समेटने की कोशिश कर रहे थे। अभिमन्यु बालकनी में खड़ा सिगरेट की लंबी लंबी कश भर रहा था। वहीं रीत अभी भी वैसे ही बैठी हुई थी, शायद वापस से खुद को मजबूत बना रही थी, क्योंकि उसे ये पता था कि अगर उसे अभिमन्यु की नफ़रत को ख़त्म करना है तो उसे पहले उस नफ़रत का सामना तो करना ही पड़ेगा। रीत अपने आंसू पोंछती है और वापस से खड़ी होती है। वो अभिमन्यु के लिए प्लेट में खाना निकाल कर रूम में जाती है। रीत जब रूम में पहुंचती है तो देखती है
पूरे रूम में कॉफ़ी गिरी हुई थी और मग के टुकड़े हर तरफ फैले हुए थे। वो संभल कर अंदर जाती है और खाने की प्लेट को एक तरफ रख देती है। उसकी नज़र जब बैल्कनी में खड़े अभिमन्यु पर जाती है जो सिगरेट का धुआं उड़ा रहा था। रीत को अभिमन्यु के हाथ में सिगरेट देखकर काफ़ी हैरानी होती है कि वो आज पहली बार अभिमन्यु के हाथ में सिगरेट देख रही थी। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो धीरे से बोलती है, खाना खा लीजिए, लेकिन अभिमन्यु उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। काफ़ी देर तक कमरे में ऐसे ही खामोशी पसरी रहती है। रीत दोबारा बोलती है, खाना खा लीजिए। आपको नफ़रत करनी है मुझसे कीजिए, लेकिन खाने से नाराज़गी मत रखिए। उसके ऐसे बोलने से अभिमन्यु पलटकर उसे देखता है और आकर चुपचाप बैठकर खाना खाने लगता है। अभिमन्यु जानता था कि रीत ने भी नहीं खाया होगा, इसीलिए वो अपनी प्लेट में आधा खाना छोड़ देता है और उठकर अपने स्टडी रूम में चला जाता है। रीत खुद से ही कहती है, मुंह से नहीं बोल सकते कि तुम भी खा लो, प्लेट में छोड़कर गए हैं। वो मुस्कुराते हुए खाने लगती है और कुछ देर बाद जाकर सोफे पर सो जाती है। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आपने इसके पिछले भाग नहीं पढ़े हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहां जाकर सभी पार्ट्स पढ़ सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।